बात पिछले साल की है। मेरा नाम आर्यन है और मैं शहर के एक काफी पुराने मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज की लाइब्रेरी वैसे तो शाम को बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स की वजह से वो रात के 11 बजे तक खुली रहती थी। कॉलेज की इमारत पुरानी थी, जिसकी छतें बहुत ऊंची थीं और गलियां इतनी लंबी कि दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता था। उस रात करीब 10:30 बज रहे थे। लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी और मैं आखिरी स्टूडेंट बचा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी खुद की सांसों की आवाज भी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपनी मेज पर झुका हुआ नोट्स तैयार कर रहा था। तभी अचानक लाइब्रेरी के बाहर वाले कॉरिडोर से एक आवाज आई। वो आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई अपना पैर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। चर चर चर। मुझे लगा शायद कॉलेज का गार्ड राउंड पर होगा। मैंने घड़ी देखी, अब निकलने का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपनी किताबें बैग में डाली और लाइब्रेरी के भारी लकड़ी के दरवाजे को खोलकर बाहर निकला। जैसे ही मैं बाहर आया, कॉरिडोर की पीली लाइटें अचानक जलने बुझने लगीं। सन्नाटे में उन लाइटों के चिटचिट करने की आवाज और भी डरावनी लग रही थी। मैं तेज कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। तभी कॉरिडोर के आखिरी कोने पर, जहां अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, मुझे एक धुंधला सा साया नजर आया। गौर से देखा तो वो एक औरत थी। उसने पुराने जमाने की नर्स वाली सफेद वर्दी पहनी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। मुझे लगा शायद हॉस्पिटल स्टाफ की कोई महिला है जिसकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दूर से ही आवाज दी, मैम क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मेरी आवाज सुनते ही वो औरत धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसकी गर्दन एक तरफ बहुत अजीब तरीके से झुकी हुई थी, जैसे हड्डी टूट गई हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कांपती हुई उंगली से पीछे वाले उस पुराने रास्ते की तरफ इशारा किया जो बंद हो चुके खंडहर वार्ड की तरफ जाता था। इशारा करने के बाद वो उसी घिसटती हुई आवाज के साथ धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे अंदर से आवाज आई कि यहां एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं बिना पीछे मुड़े कॉलेज के मेन गेट की तरफ भागा। हाफते हुए मैं गेट से बाहर सड़क पर आ गया। मुझे लगा कि सड़क पर आकर मैं सुरक्षित हूं, लेकिन जैसे ही मैंने सड़क पार करने के लिए पीछे मुड़कर देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत अब कॉलेज के लोहे के भारी गेट के पास खड़ी थी और उसकी चमकती हुई सफेद आंखें सीधे मुझे ही घूर रही थीं। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नहीं थी। कोहरा इतना घना हो गया था कि मुझे अपने खुद के हाथ भी साफ नहीं दिख रहे थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि ठंडी हवा का एक झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और किसी ने बहुत धीरे से मेरे कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा। जैसे ही वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, मेरी पूरी देह सुन्न पड़ गई। डर के मारे मेरी आवाज गले में ही फंस गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और सड़क की पीली मध्यम रोशनी थी। लेकिन मेरे कंधे पर वो गीलापन अभी भी महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने कीचड़ में सना हुआ हाथ वहां रखा हो। मेरा घर वहां से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। मैं पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। भागते हुए मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई बहुत तेजी से लंगड़ाकर मेरे साथ साथ चल रहा है। वह घिसटने वाली आवाज अब मेरे बिल्कुल कान के पास सुनाई दे रही थी। मैं बिना पीछे देखे अपने घर के गेट तक पहुंचा और अंदर घुसकर फौरन दरवाजा लॉक कर दिया। कमरे में पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। थकान इतनी थी कि मैंने बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेटने का फैसला किया। जैसे ही मैंने अपनी शर्ट उतारी, शीशे में अपनी पीठ देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी शर्ट के पीछे कंधे पर हाथ का एक गहरा निशान था जो सूख चुके खून जैसा दिख रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार आंख झपकते ही मुझे वो सफेद आंखों वाली नर्स दिखाई देती। सुबह होते ही मैं सीधा अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त समीर के पास गया। समीर का परिवार उसी इलाके में पिछले 40 सालों से रह रहा था। जब मैंने उसे रात वाला वाकया सुनाया तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गंभीर होकर मुझसे कहा, आर्यन, तू बहुत खुशनसीब है कि वहां से सही सलामत लौट आया। जिस औरत को तूने देखा वो कोई जिंदा इंसान नहीं थी, वो नर्स अगाथा थी। मैंने हैरानी से पूछा, नर्स अगाथा? पर वो उस बंद पड़े खंडहर वार्ड की तरफ क्यों इशारा कर रही थी? समीर ने खिड़की के बाहर कॉलेज की उस पुरानी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए बताया, आज से 25 साल पहले उस पुराने वार्ड में एक भयंकर आग लगी थी। अगाथा अपनी 9 साल की बेटी को बचाने के लिए उस आग में कूद गई थी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी बेटी का शरीर कभी मिला ही नहीं। लोग कहते हैं कि अगाथा आज भी अपनी बेटी को उसी मलबे में ढूंढ रही है। समीर थोड़ा और करीब आया और धीमी आवाज में बोला, जो भी उसे उस रात दिख जाता है वो उसे अपनी बेटी समझकर उसी खंडहर की तरफ बुलाती है। अगर तू उसके साथ वहां चला जाता तो शायद आज तू मेरे सामने खड़ा नहीं होता। अभी हम बात कर ही रहे थे कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया।
वो कॉलेज के ग्रुप से था। मैसेज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, कल रात लाइब्रेरी से लौटते वक्त एक स्टूडेंट गायब हो गया है। आखिरी बार उसे पुराने वार्ड की तरफ जाते देखा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या उस नर्स ने किसी और को अपना शिकार बना लिया था? समीर की बात सुनकर और वो मैसेज पढ़कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। जो डर कल रात सिर्फ एक वहम लग रहा था, अब वो एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। गायब होने वाला लड़का मेरा ही क्लासमेट रोहित था। रोहित और मैं कल रात साथ में ही पढ़ रहे थे। बस वो मुझसे 5 मिनट पहले लाइब्रेरी से निकला था। मैं और समीर बिना देर किए कॉलेज पहुंचे। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और पुराने वार्ड के बाहर भीड़ जमा थी। वही पुराना वार्ड जिसकी तरफ उस नर्स ने इशारा किया था। वो जगह बरसों से सील थी। दीवारों पर काली काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। पुलिस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोहे का वो भारी दरवाजा अंदर से किसी ने पत्थर की सिल्लियों से जाम कर दिया था। भीड़ में खड़े लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। एक बूढ़ा माली जो वहां बरसों से काम कर रहा था, वो बुदबुदा रहा था, वो फिर से लौट आई है, उसे अपनी बेटी चाहिए। जब तक उसे उसकी गुड़िया नहीं मिलेगी, वो शांत नहीं होगी। शाम होते होते पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। पूरे वार्ड की दीवारों पर खून से छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि रोहित वहां एक पुरानी जली हुई व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो बस एक ही धुन गुनगुना रहा था, मम्मी दवा लाएंगी, मम्मी दवा लाएंगी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, लेकिन मुझे चैन नहीं था। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगाथा ने मुझे सिर्फ डराने के लिए हाथ नहीं लगाया था, बल्कि उसने मुझ पर कोई निशान छोड़ दिया है। रात को जब मैं घर लौटा तो घर में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, वैसी ही सड़ांध जैसी कल रात कॉरिडोर में थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। मैंने लाइट जलाई तो सामने की दीवार पर जली हुई राख से कुछ लिखा हुआ था। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुमने गलत रास्ता बताया था। मेरे पैर कांपने लगे। मेरा पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। अचानक मेरे बेड के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो एक छोटी बच्ची की आवाज थी। भैया, क्या आपने मेरी मम्मी को देखा है? डर के मारे मेरी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। मैंने जैसे ही नीचे झुककर बेड के नीचे देखा, वहां एक जली हुई छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। तभी मेरे कमरे की खिड़की जोर से खड़खड़ाई और कांच के टुकड़े टुकड़े होकर मेरे फर्श पर आ गिरे। कोहरे की एक चादर कमरे के अंदर आने लगी और उस धुंध में मुझे वही नर्स अगाथा खड़ी नजर आई। वो इस बार दीवार के सहारे नहीं खड़ी थी, वो सीधे मेरे बेड की तरफ बढ़ रही थी। उसके मुड़े हुए हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे थे और उसके फटे हुए होठों से बस एक ही बात निकल रही थी, मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मुझे मेरी बेटी दे दो। नर्स अगाथा के वो जले हुए हाथ जैसे ही मेरी तरफ बढ़े, मुझे अपनी मौत बिल्कुल सामने खड़ी नजर आने लगी। कमरे की लाइटें पागल की तरह जलने बुझने लगीं। सड़ांध इतनी बढ़ गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। अगाथा के चेहरे पर वो झुलसा हुआ मांस और उसकी सफेद आंखें अब मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर थीं। उसने अपना हाथ मेरे गले के पास लाया और उसकी बर्फीली उंगलियों ने मेरी गर्दन को छुआ। उसकी आवाज किसी पुरानी मशीन के घिसने जैसी थी। कहाँ है वो? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर फर्श पर पड़ी उस जली हुई गुड़िया पर गई। मैंने कांपते हाथों से उस गुड़िया की तरफ इशारा किया। जैसे ही अगाथा की नजर उस गुड़िया पर पड़ी, वो रुक गई। उसने उसे अपने मुड़े हुए हाथों में उठाया और सीने से लगा लिया। उस पल के लिए कमरे का तापमान थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। अगाथा ने अचानक गुड़िया को जमीन पर पटक दिया और मेरी तरफ देखकर जोर से चीखी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये सिर्फ एक खिलौना है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। उसी वक्त मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। समीर वहां खड़ा था। उसके हाथ में गंगाजल की एक बोतल और हनुमान चालीसा थी। उसने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगाथा का साया उस धुंध में तड़पने लगा। उसे जैसे कोई अदृश्य आग जला रही थी। वो चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी, और देखते ही देखते वो साया धुएं की तरह खिड़की से बाहर निकल गया। समीर अंदर भागा और उसने मुझे संभाला। मैं बुरी तरह कांप रहा था। समीर ने कहा, आर्यन, हमें अभी इसी वक्त कॉलेज जाना होगा। अगाथा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसकी बेटी के अवशेष, हड्डियां उसे नहीं मिल जाते। पुलिस को कल रात जो मिला वो सिर्फ रोहित था, लेकिन अगाथा की बेटी का राज उसी पुराने वार्ड की गहराई में दफन है। रात के 2 बज रहे थे। हम दोनों टॉर्च लेकर उसी खंडहर वार्ड की तरफ भागे।
पूरा कॉलेज परिसर श्मशान की तरह खामोश था। जैसे ही हम पुराने वार्ड की सीढ़ियां चढ़े, हमें एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। समीर ने टॉर्च की रोशनी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर डाली जो दीवार के पीछे धंसी हुई थी। हमने मिलकर उसे हटाया तो पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा मिला जो शायद किसी बेसमेंट में जाता था। जैसे ही हमने उस दरवाजे को खोला, सीढ़ियों से नीचे ठंडी हवा का एक झोंका ऊपर आया। नीचे पूरी तरह अंधेरा था, पर हमें वहां किसी के रोने की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, आर्यन, हमें नीचे जाना होगा। वही है वो जगह जहां 25 साल पहले सब खत्म हुआ था। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर का भारी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब हम उस कालकोठरी में कैद थे और हमारी टॉर्च की रोशनी में हमें सामने एक छोटा सा सफेद कंकाल नजर आया जिसने वही जली हुई फ्रॉक पहनी हुई थी। बेसमेंट का वो दरवाजा बंद होते ही हम दोनों के गले सूख गए। टॉर्च की पीली रोशनी उस छोटे से सफेद कंकाल पर पड़ रही थी जो दीवार के कोने में सिमटा हुआ पड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थीं। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। उसे पता चल गया था कि हम उसके सबसे गहरे राज तक पहुंच चुके हैं। समीर चिल्लाया, आर्यन, जल्दी करो, हमें इसके अवशेषों को सम्मान के साथ यहां से निकालना होगा, वरना अगाथा हम दोनों को यहीं दफन कर देगी। जैसे ही मैंने उस छोटे से कंकाल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरी कोठरी में एक भयानक चीख गूंजी। दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। अगाथा अब हमारे सामने थी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था और उसकी सफेद आंखें अब खून की तरह लाल हो रही थीं। उसने हवा में हाथ लहराया और समीर झटक कर दीवार से जा लगा। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, वो दहाड़ी। मैंने कांपते हुए कहा, अगाथा, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम उसे आजाद करने आए हैं। वो यहां 25 सालों से इस अंधेरे में कैद है। क्या तुम नहीं चाहती कि वो चैन की नींद सो सके? मेरी बात सुनकर अगाथा एक पल के लिए रुकी। उसके डरावने चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। मैंने हिम्मत दिखाई और उस छोटे से कंकाल को अपने जैकेट में लपेट लिया। जैसे ही मैंने उसे अपने सीने से लगाया, मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अचानक उस अंधेरे बेसमेंट में एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। एक छोटी सी बच्ची का साया उस कंकाल के पास से उभरा। उसने अगाथा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, माँ, चलिए अब घर चलते हैं। अगाथा के डरावने हाथ जो मुझे मारने के लिए बढ़े थे, वो अचानक कोमल हो गए। उसके चेहरे की झुर्रियां और जलन गायब होने लगी। वो फिर से वही साधारण नर्स दिखने लगी जो 25 साल पहले थी। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दोनों एक तेज रोशनी में विलीन होने लगे। जाते जाते अगाथा ने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। रोशनी गायब होते ही बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर सुबह की पहली किरणें कॉलेज के मैदान में पड़ रही थीं। कोहरा छंट चुका था और पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। अगले दिन हमने पुलिस की मदद से उन अवशेषों का सही तरीके से अंतिम संस्कार करवाया। रोहित भी अस्पताल में ठीक हो गया था, हालांकि उसे उस रात की कोई बात याद नहीं थी। कॉलेज का वो पुराना वार्ड अब पूरी तरह गिरा दिया गया है और वहां एक छोटा सा बगीचा बना दिया गया है। मैं आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे वो घिसटने वाली आवाज सुनाई नहीं देती। अब वहां सिर्फ शांति है। अगाथा और उसकी बेटी अब शायद उस दुनिया में हैं जहां कोई आग, कोई दर्द और कोई अधूरी तलाश नहीं है। लेकिन मेरे कंधे पर वो निशान आज भी है, एक याद दिलाते हुए कि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए बस एक सही इंसान का इंतजार करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये खौफनाक कहानी? तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें